बोलिए अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप में से कौन कौन आ चुका है? Who is here? Oh, a lot of people are here. अच्छा जी, आप लोगों का जो है वो, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जरा आप लोगों के सामने, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो वो, वो नारवाल नारोवाल 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 वाली मछली के साथ, नरवाल है वैसे तो उसका, ऑरेंज ऑरेंज है ना वो, नरवाल। आप में से कोई है हाउस नरवाल का कोई बंदा है? एनीवन? और का और का कौन है? मैं हैंड रेजिंग सेरेमनी करने जो और का के। आ जाओ यार, सब सब आ जाओ। ओके जी, चलिए जी, लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। हमारे पास जो डिस्कशन आज की है दैट इज अबाउट ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? और ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम लोगों ने जो बात की थी परसों की क्लास में, नॉट कल की क्लास के अंदर, परसों की क्लास के अंदर, वो जो है इट्स अबाउट कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो किस हद तक मकसद स्टार्ट कैसे होती थी, बेसिक लिहाज से बात की थी। इसमें मैंने लोकलाइजेशन की बात की थी, ग्लोबल लोकलाइजेशन की बात की थी, पैन ग्लोबल की बात की थी, और फिर मल्टीनेशनल्स की बात की थी, ठीक है? सो ये स्टेप फॉरवर्ड होता है ये है कि कंपनीज को ओवरऑल जो है वो अपनी कॉस्ट भी कम करनी होती है, अपना एक्सपोज़र भी बढ़ाना होता है। एक्सपोज़र का मतलब क्या है कि यार उन्होंने दुनिया भर में देखो, आप आप अपने घर वालों को कोई चीज़ बना के बेचो, बना के दो, फिर आप कहोगे यार इसको मैं कुछ लोगों को बना के बेचता हूँ, फिर आप कहोगे यार मैं तकरीबन अपने एरिया में बना के बेचता हूँ, फिर कहता हूँ मैं कराची के अंदर बना के बेचता हूँ, फिर कहता हूँ मैं पाकिस्तान भर में बना के बेचता हूँ। तो यहाँ पर आके रुकती नहीं है, फिर दुनिया भर में जानी चाहिए। तो यही वो प्रोग्रेशन है जो कंपनीज में आमतौर पे आती है। सो दिस इज द रीजन वेयर कंपनीज बिलीव कि यार सिर्फ लोकल मार्केट इज नॉट देयर टारगेट,
ये इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जा सकते हैं और फिर जब वो इंटरनेशनल मार्केट्स में जाते हैं सो देन थिंग्स बिकम मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है? तो जो पॉइंट है वो ये है कि हम लोगों ने आज 2 बातें करनी है। पहली बात तो और ज़्यादातर लिखना ही है, ठीक है? वो ये है कि पहली चीज़ तो हम लोगों ने ये बात करनी है कि हमारे पास जो है वो ग्लोबलाइज़ेशन जो है वो होता क्या है, फ़ायदे नुकसानात क्या होते हैं, वो हमने बात करनी। और फिर हम लोगों ने ये बात करनी कि जी उसमें जी एक चीज़ निकल आई थी पैन ग्लोबल। तो वो पैन ग्लोबल का क्या फ़ायदा होता है, ठीक है? तो वो चीज़ भी हम लोगों ने देखनी है। फिर मैं आप लोगों से एक छोटा-सा काम कहूँगा करने को और वो ये है कि आप लोगों ने करना ये है कि मल्टीनेशनल कंपनी अ, होने के क्या फ़ायदे हैं और वही फ़ायदे कंट्री को क्या देते हैं। तो ये ओरिजिनली जब ग्लोबलाइज़ेशन की बात कर रहे हैं ना तो इसमें मल्टीनेशनल्स के भी फ़ायदे आ रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है? इस वजह से जो मैंने पहले एक बात की थी कि यूनिट 1 के अंदर कि जी वो ग्लोबलाइज़ेशन में मार्केटिंग मल्टीनेशनल्स जो है वो ग्लोबलाइज़ेशन के साथ पढ़ाऊँगा, तो मोर और लेस मल्टीनेशनल्स के भी यही फ़ायदे नुकसानात होंगे, जो आप अभी ग्लोबलाइज़ेशन में देखेंगे। ठीक है? तो मैं मिक्स करके उसको करवा रहा हूँ। सिमिलरली ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग प्लान के मिक्स है, क्योंकि एक चीज़ है, या तो केस स्टडी के अंदर वो मार्केटिंग प्लान पूछेगा या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पूछेगा, दोनों नहीं पूछ सकता। ठीक है? या ग्लोबलाइज़ेशन आएगा या मल्टीनेशनल्स आएगा। अल्लाह अल्लाह खासा। मल्टीनेशनल का कोई वैसे तो बना नहीं है आज तक आंसर्स के अंदर, ग्लोबलाइज़ेशन का ही बना है। ठीक है? तो ये चीज़ हमारे पास है। तो हमने पैन ग्लोबल के ऊपर थोड़ी-सी बातचीत करनी है और फिर हम लोगों ने बातचीत करनी है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन के फ़ायदे नुकसानात के लिहाज से, ठीक है? तो ये 2 बातें आज करनी है। प्लस विद दिस पर्टिकुलर डिस्कशन आज की क्लास में होपफुली इंशाअल्लाह जो है वो जो मार्केटिंग है, वो हमारा खत्म हो जाएगा। टिड़ा! ठीक है? तो अब मार्केटिंग हमारा खत्म हो जाएगा, तो मार्केटिंग खत्म होने का मतलब ये है कि अब हम लोग असल में हमारे यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 4 कंप्लीट हो चुका है, नहीं यूनिट 3 कंप्लीट हो गया है, यूनिट 5 कंप्लीट हो गया है और यूनिट 6 कंप्लीट हो गया है। 4 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोगों ने जब आप मंडे को इंशाअल्लाह ताला आएँगे, तो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, यानी कि अब आप नेक्स्ट मंथ ही आओगे, मेरा ख्याल है क्लासेस जब होंगी तो फर्स्ट वेब हमारा ऑपरेशंस मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? व्हिच मे नॉट टेक मोर देन 2 ढाई वीक, सही है? और हमारा यूनिट 4 भी खत्म हो जाएगा और फिर आ जाएगा यूनिट 2 एंड अखीर और वो जो है वो बहुत छोटा-सा टॉपिक है। वो सबसे छोटा जो यूनिट है ना वो यूनिट 2 वो चलते के साथ ही खत्म हो जाता है। तो उसको बाकायदा मैं घसीटूँगा। तो घसीटने का मतलब ये है कि उसमें तकरीबन मुझे शायद 2 हफ्ते लग जाएँ, वरना वो 1 सवा 1 हफ्ते का है। तो मैं कोशिश करता हूँ 2 वीक में खत्म करूँगा। अगर हालात बिल्कुल सही रहे और इसी तरह से अल्लाह ताला ने खैर खैरियत से सब चीज़ें चलाई तो हमारा मार्च के 2nd वीक के अंदर मार्च 2nd वीक हमारा कोर्स खत्म, सारा कोर्स कर लिया। ठीक है? कोर्स खत्म और फिर शुरू हो जाएँगी रिविजन्स। ठीक है? और उसके बाद असल में जब मैंने मार्च के 2nd वीक में, 1st वीक के अंदर खत्म करने का रीज़न ये कि मुझे आप लोगों के साथ फिर 20 मार्क के ऊपर बात करनी है। तो ये अच्छी खबर तो है कि हमारे मार्च के पहले वीक में हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा होपफुली इंशाअल्लाह। लेकिन उसके बाद इसमें अच्छी खबर के साथ-साथ थोड़ी-सी हँसने वाली बात जो है वो ये है कि फरवरी पूरा और मार्च इसमें आपको 14-16 के अंदर बहुत तेज़ी से अपने आप को ग्रूम करना है, डेवलप करना है सो दैट आप 20 मार्क के लिए तैयार हों। फिर मैं आपसे बात करूँगा 20 मार्क कैसे अटेम्प्ट, ठीक है? तो फिर हमारे पास अच्छा खासा टाइम होगा जिसमें हम चीज़ें रिवाइज़ भी कर लेंगे और साथ-साथ उसके 20 मार्क के आंसर्स भी हम लोग डेवलप करेंगे। ठीक है जी? तो इनफ ऑफ दिस पर्टिकुलर कहानी लंबी हो गई काफ़ी, तो अब ज़रा लिखना शुरू करते हैं। ठीक है?
ओके जी, सो दिस इज ऑलरेडी रिटन, ठीक है। और अब आप जरा इसको जरा छापना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? वो जो मैंने 3 प्रोसेसेस के बारे में बात की थी कि हमारे में लोकलाइजेशन होती है, फिर ग्लोबलाइजेशन होती है, फिर मल्टीनेशनल्स होती हैं, वो कैसे डिफरेंस आता है, ठीक है? ओके, सो अब जो फायदे नुकसानात के लिहाज से अगर हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के लिहाज से, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो चीज ज़हन में रखो, दीज़ आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर द बिजनेस, ठीक है? कि ये बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं कि कितनी ज्यादा आप ग्लोबलाइजेशन से चीज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर सेलिंग गुड्स इन अदर कंट्रीज, यस। क्योंकि आपकी ग्लोबलाइजेशन के अंदर आपकी या तो इंपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से हो रही होती है, या जो आप सेल कर रहे होते हैं, जो आप बना के बेच रहे होते हैं, वो आपकी इंटरनेशनल मार्केट में होती है। तो फिर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं कि आप
सस्ते पे खरीदें ग्लोबल, और फिर आप जो है अच्छे दामों उसको आप बेच सकते हैं, या बेसिकली खुद बनाएं और इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे रेट से बेचें। ठीक है? सो ये तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। फिर दुनिया जहान है भाई, कहीं से भी आप रॉ मटेरियल, जहां से आपको दिल चाह रहा है रॉ मटेरियल एक्सेप्ट करने का, आप करें जो आपकी पॉकेट को सही पड़ता है। इंक्रीज कंपटीशन गिव्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू बिकम इंटरनेशनली कंपेटिटिव। ये ज़हन में रखो कि जो आपका ये ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो आपकी कंपटीशन की इंक्रीज होने की वजह से ये चीज, इस पे स्टार इसलिए बनाया गया कि ये फायदा भी है, नुकसान भी है। ठीक है? ये फायदा इसलिए है कि जब आप कंपटीशन में आते हैं तो अपने आप को इंप्रूव करते हैं, और बाज़ लोग ये कहते हैं कंपटीशन में आ गए तो मारे गए, अब तो हमें अपने आप को सही करना पड़ेगा, ये तो गलत हो गया, तो कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। अब अगर कॉम्पिटिटर ने कोई डिसीजन लिया तो हमारा डिसीजन उसका जवाब में होना चाहिए, तो इनके लिए प्रॉब्लम भी होता है। लेकिन अगेन, जब आप अच्छे लोगों के अंदर बैठते उठते बैठते हैं तो आप खुद भी अच्छे हो जाते हैं। इसी तरह जब आप इंटरनेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स के सामने जब आप अपना प्रोडक्ट सामने रखते हैं तो आपको भी अपने प्रोडक्ट की बेइज्जती तो करवानी नहीं होती ना। तो दैट इज द रीजन व्हाई आपको फिर उस पे क्वालिटी लेकर देनी पड़ती, लाकर देनी पड़ती। ठीक है? कैन इंट्रोड्यूस पैन ग्लोबल स्ट्रेटजीज व्हिच सैटिस्फाई स्पेसिफिक रीजन एंड क्रिएट बेटर मार्केट इमेज बाय इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये पैन ग्लोबल के बारे में वही बात आ रही है कि पैन ग्लोबल जो है वो चीज इस तरह से है कि आप सर्टेन एरिया के अंदर कुछ आप एक सर्टेन वेरिएशन लेकर आ जाते हैं। ठीक है? फॉर एग्जांपल, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है वो एसी और पंखों के साथ एक तीसरी चीज भी बिकती है। ठीक है? जो कमरे को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होती है, वाटर एयर कूलर्स। सही है? और वो कराची में नहीं बिकता है ये पंजाब साइड में बिकता है, क्योंकि वहां पर खुश्क ड्राई जो होती है गर्मी वो पड़ती है, और उस ड्राई ड्राई गर्मी पड़ने की वजह से जो हब्स होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और काफी ज्यादा वो प्रॉब्लम हो जाती है। देयरफॉर एकदम से वो एक वो कूलर लगाया जाता है, पानी पीछे होता है, वो हवा फेंकता है और वो बड़ी ठंडी हवा फेंकता है और कमरा फौरन ठंडा हो जाता है। तो ये चीजें वहां पर है, तो उन्होंने क्या किया कि रीजन वाइज उन्होंने इस चीज को स्ट्रेटेजाइज कर लिया। ठीक है? अच्छा, मजेदारी की बात ये कि जो एसी बनाते हैं कंपनीज, ठीक है, इन्वर्टर बना रहे हैं और एसी बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, ठीक है, ये बनाने वाली कंपनीज में अच्छी कंपनीज का अगर आप नाम लेना शुरू करें तो उसमें हायर का नाम आ जाता है, डॉलर्स का नाम आ जाता है, इलेक्ट्रोलक्स का नाम आ जाता है, इस तरह से काफी कंपनीज का नाम आ जाता है। सही है? लेकिन सुपर एशिया का नाम जो है वो शायद आपको वॉशिंग मशीन में नजर आएगा, लेकिन सुपर एशिया के सबसे ज्यादा चलने वाले एयर कूलर्स भी होते हैं। ठीक है? तो वहाँ पे वो अपना ब्रांड समझा जाता है। ठीक है? तो अगेन पॉइंट फिर वही है कि आपने क्या सोचा हुआ है। तो ये ग्लोबल पैन ग्लोबल है। पाकिस्तान के अंदर भी हम लोगों ने बनाकर बेचना है या नहीं बेचना। हमने इंडिया में इसी तरह से ये चीज़ें इंडिया में भी चलती हैं। ठीक है? तो वहाँ की प्रोडक्ट में थोड़ा-सा डिफरेंशिएट किया, चल बेटा इस एरिया से भेज देते हैं। ठीक है? जबकि बांग्लादेश के अंदर ड्राइनेस का कांसेप्ट ही कोई नहीं है, वहाँ बारिश होती रहती है। वो कराची जैसा मौसम रहता है वहाँ पे। ठीक है? अच्छा, सिमिलरली देयर आर वाइडर चॉइस ऑफ लोकेशन, दैट इज दिस विल गिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इट्स मल्टीनेशनल स्टेटस। जब आप दुनिया भर में ग्लोबल जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि दुनिया भर में आपकी पर्टिकुलर प्रोडक्शन की लोकेशंस के लिहाज से या आपकी दुकान में चीजें बेचने से बेहतर जगहें आपको इंटरनेशनली मिल रही हैं। तो you go and explore those areas as well, and as soon as you start utilizing those locations, यानी कि आप मल्टी लोकेशन करते हैं तो आप इंटरनेशनली कर रहे होते हैं, तो आप खुद ब खुद ही मल्टीनेशनल्स बन जाते हैं। देन greater freedom to arrange mergers and takeovers with the firms from other nations as restriction on foreign acquisitions are reduced। ठीक है? आप एक कंट्री में गए, जाके वहां पे काम करना शुरू किया, आप लोकल मार्केट में पाकिस्तान में बैठे हुए, आपने शायद ये चीज उस पे पढ़ी भी होगी। प्राइवेटाइजेशन के अंदर पहला टॉपिक जो था उसके अंदर मैंने डिसएडवांटेज भी डिस्कस किया था, कि एट टाइम्स प्राइवेटाइजेशन और मर्जर्स और टेक ओवर्स के अंदर मैंने बात की थी, सॉरी। वो ये थी कि एट टाइम्स गवर्नमेंट जो है वो आपको मर्जर करने नहीं देती। आप मर्जर के लिए तैयार होते हैं, पहले आपने मर्जर किया, आपको मना नहीं किया, लेकिन अब आपने मर्जर किया तो अब आपको गवर्नमेंट मना कर रही है। क्यों मना कर रही है? मना इसलिए कर रही है क्योंकि अब आप वो मोनोपोली पावर बना रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। तो भाई आपने तो ग्रो करना है, और आप खरीदने वाले भी हो और वो बेचने के लिए भी तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट बीच में आ जाएगी। सही है? और वो एकदम से स्टार प्लस का ड्रामा स्टार हो जाएगा बीच में, धन धन के साथ। ठीक है? तो इसमें अब क्या होगा कि गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करेगी इस चीज में कि इतनी ऑब्स्ट्रक्शन या इतनी ज्यादा
ऑब्स्टिकल्स डेवलप करेगी, इतना ज्यादा इसको डिफिकल्ट बनाएगी इस वाले एक्विजिशन को, कि आप ये मर्जर नहीं कर पाएंगे। अच्छा भाई, क्या जरूरत पड़ी है गवर्नमेंट को टांग अड़ाने की? वो इसलिए कि जनाब अब आपके पास मर्जर करने के बाद, जब आप मर्जर कर जाएंगे, तो जो बड़ी फर्म है ना, उसके पास मार्केट कंट्रोल आ जाएगा। सही है, वो मार्केट में डोमिनेट करना शुरू कर देगी, वो अपनी मोनोपोली पावर एक्सरसाइज करना शुरू कर देगी। और जिस दिन मोनोपोली पावर कोई कंपनी एक्सरसाइज करना शुरू करती है, फिर वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन डिक्टेट करवाती है। ठीक है, और अगर वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन डिक्टेट करवाना शुरू कर देगी, तो कंपटीशन में कुछ नहीं होगा ना, फिर तो सिर्फ उसकी चलेगी। दैट इज द रीजन वेयर गवर्नमेंट्स जो है वो एकदम से आके मल्टीनेशनल्स को रोक देती है। सही है, फर्दर एक्विजिशंस रोक देती है। तो कोई बात नहीं, इस कंट्री में रोके हो, दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, टेंशन किस बात की? तो दूसरी कंपनी में अब मैंने तो ग्रो करना है। अब वो भाई मुझे तो चीज खरीदनी है। अब वो चीज मैं तारिक रोड से खरीदूं, या मैं बहादुराबाद से खरीदूं, या मैं जौहर से खरीदूं, या मैं क्लिफ्टन जाके खरीदूं, खरीदी तो है। ठीक है ना? इसी तरह से भाई मैंने कंपनी तो खरीदनी है, अब वो पाकिस्तान में नहीं खरीद रहा, कोई बात नहीं, मुझे बांग्लादेश में मिल जाए, दुबई में मिल जाए, मुझे श्रीलंका में मिल जाए, इंडिया में मिल जाए, मैं वहां खरीद लूंगा। ग्रो तो करना है भाई, हटना तो है नहीं। सही है। Similarly, confidence of shareholder increases over the firm's performance. जैसे जैसे आप ग्लोबलाइज होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अपने आप को एक्सपेंड करते जाते हैं, आपकी इंटरनेशनल रेपुटेशन बननी और आपको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया जाता है, वैसे वैसे शेयर होल्डर भी खुश होता है। वो भी कहता है भाई क्या जबरदस्त बात है, आला सीन हो गया, आइए हम आपके साथ पैसे लगाएं। Local suppliers and customer businesses may tend to have lower bargaining power. अब आपका जो बिजनेस है उसमें जितने भी आपके लोकल सप्लायर्स होंगे, वो पहले आपसे हायर बार्गेनिंग पावर हासिल करना चाहते थे। सही है, वो पहले अपनी मनवाते थे, वो आपसे कहते थे हमारे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करो, क्योंकि आप एक लोकलाइज्ड फर्म थे। ठीक है, अब आप एक ग्लोबलाइज्ड फर्म हो चुके हैं, तो उसको ये पता है कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी के पास सिर्फ मैं अकलौता सप्लायर नहीं हूँ, और कस्टमर को भी पता है कि मैं इसका अकलौता कस्टमर नहीं हूँ। जब तक अकलौते कस्टमर और सप्लायर थे, तो हमारे नखरे ये सहता था, लेकिन अब ये ग्लोबलाइज हो गया। सही है, तो ये बेसिकली दुनिया भर में घूमकर कहीं से भी चीज खरीद सकता है, और कहीं से भी चीज को बेच सकता है। तो हमारे ऊपर तो इसकी दायरे खत्म हो गई, तो फॉरेन से बेशतर वो अपनी बार्गेनिंग पावर को कम कर देंगे। मीनिंग, 4 to 5 फोर्सेस मॉडल के अंदर अगर हम लोग बार्गेनिंग पावर सप्लायर और बार्गेनिंग पावर कस्टमर के अंदर अगर हम ग्लोबलाइजेशन का भी सोल्यूशन लिख दें, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से एम्प्लॉइज हैव मोर फेथ इन एंड कॉन्फिडेंस ओवर द बिजनेस ऑपरेशंस एंड फाइंड मोर करियर प्रोग्रेशन, देयरफॉर मोटिवेटेड एंड फर्म हैव लो लेबर टर्नओवर। सही है भाई, आपकी कंपनी जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी है, दुबई के अंदर भी है, चाइना के अंदर भी है, थाईलैंड के अंदर भी है, बैंकॉक में भी आपके ऑपरेशन चल रहे हैं, आपके मालदीव में भी ऑपरेशन चल रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं तो हमें भेजेंगे ना साइट, सर साइट ऑफिस मालदीव भेज दें सर। और वहां जैसे ही पहुंचे, वहां बैठ के बीच पे बैठ के वहां पे तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी कि देखो मैं मालदीव पे चिलिंग एंड रिलैक्सिंग वाली कहानी हो। कुछ ही ग्लोबलाइजेशन के कुछ रिलेटिव थ्रेट्स भी है। सही है, थ्रेट्स पहले लिख लें, फिर इसके बारे में बात करते हैं।
ओके जी। तो जो बेसिक लेवल का जो रिस्क एग्जिस्ट करता है थ्रेड्स के अंदर ग्लोबलाइजेशन के साथ, वो यही है कि जी पहले तो आपको कंपैरेटिवनेस को मीट करना पड़ता है और बहुत हाईली कंपैरेटिव फर्म्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो पता चलता है ठंड कितनी है, ठीक है? बिल्कुल इस तरह से आपको पता चलता है जब इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो पता चलता है गाड़ी के अंदर एयर बैग्स भी थे। अच्छा, अरे यार हम तो समझते थे सिर्फ स्कूल बैग्स होते हैं। तो दैट्स बेसिकली काइंड ऑफ अ थिंग जो शायद थोड़ी देर के बाद कंपनीज को लगती है बेटा गलत जगह आ गए, ठीक है? बिल्कुल इस तरह से ग्लोबलाइजेशन इंसेंटिव टू हैव मल्टी कंट्री एंड ग्लोबल इमेज विल ट्रिगर राइवल फर्म्स टू बिकम कंपैरेटिव व्हिच विल मेक द प्रॉफिटेबिलिटी लो। जब आप इंटरनेशनल जाकर पैसे कमा सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका राइवल भी कर सकता है। तो जिस अपॉर्चुनिटी के लिए आप गए थे वो अपॉर्चुनिटी के वो भी आ गया। फिर देर बाद वो बोलेगा तुम भी यहाँ हो, मैं भी यहाँ हूँ, आओ दोबारा लड़े, ठीक है? तो आप उससे बच के आगे निकले थे, वो फिर आ गए। तो जिस मेजर के ऊपर या जिस लेवल के ऊपर आपने प्रॉफिटेबिलिटी असेस की थी कि हम जाएँगे, अकेले होंगे और अकेले होकर हम लोग बातें करेंगे, समंदर की हवाएँ लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 14 फरवरी के आपने प्लान किया था कि जाएँगे और इनसे जान छुड़ाएँगे और वहाँ जाके बैठेंगे, अकेले में सुकून से बैठेंगे, ठीक है? जब आप वहाँ पहुँचे, तो आपके सारे के सारे वो लोग जिनसे आप बच के निकले, तो वो वहाँ पहले से बैठे। ठीक है? बस जो फीलिंग आपको वहाँ पर आएगी ना, बिल्कुल वैसी फीलिंग जो है कंपनीज़ को उस वक़्त भी आती है जब वो मल्टीनेशनल होती हैं और फिर देखती हैं उनके कॉम्पिटिटर्स भी मल्टीनेशनल हो चुके हैं। कल्चरल इश्यूज़ इन पैन ग्लोबल स्ट्रैटेजीज़ may limit the success and returns। पैन ग्लोबल के अंदर कंज्यूमर डेफिनिटली जब आप एक रीजन के अंदर जाते हैं तो रीजन में मोर और लेस तकरीबन चीजें सेम तो होती नहीं कि 100% चेंजेस सेम नहीं होती। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर की शायद डेमोग्राफिक्स के अंदर शायद कुछ इनकम लेवल सेम हो, कुछ हैबिट्स सेम हो, लेकिन नॉट ऑल हैबिट्स आर सेम। तो अगेन सोशल प्रेशर्स कुड बी डिफरेंट, दैट्स द पॉइंट, ठीक है? Business are now increasingly at risk of foreign takeovers। आप अपने लिहाज से समझ सके कि आपसे बड़ा बिजनेस कोई नहीं है। आप जाते हैं दूसरी कंट्री के अंदर, पता चलता है आपसे 10 गुना बड़े बिजनेसेस वहां बैठे हैं। तो फिर लगता है कि आप गलत जगह पे आ गए, ठीक है? Increasing ability of anti-globalization pressure or groups may result in bad publicity for multinationals for damaging and exhausting natural reserves। बहुत बड़ा इशू है, सही है? मीनिंग दिस इज द मोस्ट क्या कह सकते हैं हॉट टॉपिक फॉर मल्टीनेशनल्स कि ये तो बस उधर जाती हैं जहां उनको रिसोर्सेज मिलते हैं, रिसोर्सेज लेते हैं और दीमक की तरह खा जाते हैं, एग्जॉस्ट कर देते हैं। अमेज़न के जंगलों के आप हालात देखें, कितने करोड़ों जंगल जो हैं वो उन्होंने काट दिए हैं। आप एंटार्क्टिका देखें जहाँ पर आइस थी, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है वो पिघल रही है, वाटर लेवल बढ़ रहा है, ये वो फलाने ठीक है जी, तुसी कर लो, साडी खैर है, सही है? ये चीज़ें हो सकती अच्छा, अब ये पैन ग्लोबल के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ये चीज़ है, इसके लिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि काइंडली ये जो एलिमेंट है, वो ज़रा इसको समझने की कोशिश करें। पैन ग्लोबल और लोकल ग्लोबलाइज़ेशन, ये जो एबीसीडी लिखा हुआ है, ये एक स्ट्रैटेजी है, ये एक पैन एरिया बन गया है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस चीज़ का, मैं पैन ग्लोबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? पैन ग्लोबल स्ट्रैटेजी, ठीक है जी? पैन ग्लोबल के अंदर जो ये चीज़ है, ये सारी की सारी कंट्रीज़ जो हैं, ये एक जैसे पैरामीटर्स के साथ, ठीक है? और ये सारी कंट्रीज़ जो है वो एक तरह के पैरामीटर्स के साथ। देखो लिखा हुआ भी हैव सेम डेमोग्राफिक, हैव सेम डेमोग्राफिक्स, ठीक है? तो ये हमारा एक पैन बना लिया, बहुत सारी कंट्रियाँ निकाली और उनमें से हमने पैन बना लिया कि यार ये जो है एरिया इन कंट्रीज़ का सेम है, ये एक जैसा सोचती है। इस डेमोग्राफिक वैल्यू के ऊपर दे आर मोर और लेस द सेम, ठीक है? तो हमने कहा यार इन सबको एक ग्रुप बनाते हैं और एक ग्रुप बना के इनको फिर भेज देते हैं। जैसे अब मैंने आप लोगों के साथ रिविजन प्लान स्टार्ट करना था, ठीक है ना? अब रिविजन प्लान मैंने आप लोगों के साथ स्टार्ट नहीं करना, वो मैंने जहाँ-जहाँ मैं A2 पढ़ा रहा हूँ सब जगहों पे स्टार्ट करना था। तो भाई हर एक को इंडिविजुअल भेजने से बेहतर ये कि फाइल सेलेक्ट करके सबको ग्रुप में सेंड कर दो, सही है? दैट इज़ द पॉइंट। तो यही चीज़ की गई है। तो पैन ग्लोबल भी ऐसी चीज़ होती है। जिस एक पैन मैंने बना लिया A2 का, एक पैन मैंने बना लिया AS का। इसी तरह से उन्होंने एक पैन बना लिया कंट्री A, B, C, D का और एक पैन बना लिया EGFI का, GHI का, ठीक है? वो एक अलग पैरामीटर पे चल रहा है, वो एक अलग पैरामीटर पे चल रहा है।
सही है। ABCD वालों को शायद हम लोग व्हाइटनिंग क्रीम बेच रहे हों, सही है, कि आप गोरे हों, सही है, क्योंकि पीछे गाना चल रहा होगा गोरी है कलाइयाँ, ठीक है। और वहां पर जो है EFGHI के अंदर हम बेच रहे हैं टैनिंग क्रीम, क्योंकि वहां पर हम चला रहे होंगे सामली सलोनी सी हसीना, ठीक है। तो हो सकता है कि ये दोनों सिचुएशंस जो हैं ये अलग-अलग काम कर रही हों और हम डिफरेंट तरीके से प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो, तो इसलिए स्ट्रैटेजी 1 वहां बन गई, स्ट्रैटेजी 2 वहां। लोकल ग्लोबलाइजेशन क्या है? ये सारी की सारी कंट्रियां अलग-अलग, ठीक है। लोकल ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि ये जितने भी यहाँ पर येलो कलर के, ये तो मैंने खैर बात की बात लिखी हुई है, छोड़ना इस चीज को थोड़ी देर, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ए, तो कंपनी जो है वो ए के अंदर बैठेगी, ए में प्रोड्यूस करेगी, ए के लिए बना के बेचती, यानी कंपनी जो है वो यहाँ की चीज यहीं बनाएगी और यहाँ बेच देगी। एफ यहाँ बना देगी, सी यहाँ बना देगी, और अगर कभी दिल चाहा तो लोकल ग्लोबलाइजेशन के अंदर प्लान हुआ कि जी फॉर एग्जाम्पल मैं आई से प्रोड्यूस करूं, ठीक है, और एच में बेच दूं, कुड बी पॉसिबल, ठीक है, इट इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल। तो इसका मतलब ये है कि लोकल ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि आप ग्लोबल हैं लेकिन आप लोकल वर्जन बना रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर पिज्जा हट जो है वो आपको लोकल टेस्ट देता है, अगर आपको इंटरनेशनल टेस्ट दे दिया ना इसने, पिज्जा ने, तो आपसे आपको पिज्जा से नफरत हो जाएगी। सिमिलरली जो स्टेक्स की जो जितने भी आपके पास हाउसेज हैं, ये आपको बस मसाले मसूले डाल डूल कर ना आपको एक तिहाई मिर्चों वाला एक और ऑयल से भरा हुआ आपको एक स्टेक का पीस देते हैं, ठीक है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। तो बाकायदा इसमें हीक होती है, स्मेल आ रही होती है स्टेक के अंदर, तो आप अगर खाएं ओरिजिनल चीजें खाएं तो आप बस कहेंगे बेटा हमारी दाल रोटी बेहतरीन है, बिरयानी जिंदाबाद, ठीक है। अच्छा, और फिर इसके बाद जो इसके पैन ग्लोबल के अंदर जो हमारे पास जो फायदे आते हैं, वो क्या क्या फायदे आते हैं जनाब, वो फायदे हमारे पास ये लिखे हैं, ठीक है। पैन ग्लोबल के अंदर होता क्या है कि हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि क्योंकि सब चीजें सेम चल रही होती हैं, तो प्रमोशन, यूएसपी, प्रोडक्ट डिफरेंशियल फॉर सेम रीजन लेवल, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट चलाते हैं जो हर जगह चलेगा, ठीक है। कंपेयर डिफरेंट रीजन अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड देयर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। अब बास जगहों पर आपको लगेगा कि यार यहाँ पर, जैसे आमतौर पे कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है हमारे पास प्रोडक्ट वो नजर नहीं आ रहा जो बाहर के मार्केट में है। फॉर एग्जांपल फैंटा जो है वो रेस्पबेरी के फ्लेवर में भी आती है, ठीक है, फैंटा, ठीक है। फैंटा जो है वो लेमन के साथ, लेमन इनरिच भी आती है, सही है। फैंटा जो है वो मिंट के साथ भी आती है, ग्रीन फ्लेवर में भी आती है, सही है, येलो में भी आती है, ग्रीन में भी आती है, रेड में भी आती है, ऑरेंज में पाकिस्तान में मिलती है। ये बाकी फ्लेवर क्यों नहीं आ रहे भाई, सही है। तो डॉक्टर पेपर का प्रोडक्ट भी है, वो क्यों नहीं आता, क्योंकि वो जिंजर एल में आ जाता है, सही है। तो पॉइंट इस तरह से है कि ये क्यों नहीं आता भाई, यहाँ पर उस चीज की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, सही है, लोगों के टेस्ट बर्ड्स नहीं बने हुए इसलिए मत, सही है। चांसेस ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, बिल्कुल होता है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जब हम पैन ग्लोबल करते हैं, तो एक टेक्नोलॉजी दूसरी कंट्रीज के अंदर देखते हैं कि वहां पर काम कैसे हो रहा है। तो वो क्योंकि हम ओरिजिनली एक सर्टेन पैन में होते हैं, तो हमें पता है यार ABCD जो ऊपर कंपनियां लिखी हुई हैं उनमें से कौन सी कंट्री के अंदर ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है या प्रोसेस है, तो इसी के दरमियान इजी ट्रांसफर कर लेते हैं, इजी ट्रांसफर, ठीक है। एंड देयर कुड बी अ चांस कि हमारे पास जो there might have been a balanced problem maintained equal respective resources and focused prioritization, meaning जब पैन ग्लोबल चल रही होती है तो उसपे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम नजर आता है वो ये कि कंपनीज किस तरह से बैलेंस कर पाती है, बैलेंस नहीं कर पाती, ठीक है ना। अगर वो बैलेंस कर पाए कि सारी के सारी एरिया टेरिटरीज को वो इक्वली इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दें, मेरा ख्याल है थोड़ा सा इशू रिजॉल्व हो जाएगा, फाइन। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड नाउ इज दिस कि ये दो पेजेस जो है ये आपने पढ़ने, ठीक है। ये एक पैन ग्लोबल के लिए लिखा हुआ है जनाब, ये चीज पूरी की पूरी, और ये बेसिकली आपके पास लिखा हुआ है, ये किताब के पेजेस है, ये दोनों पेजेस आप पढ़ लीजिए। अगर आपको इन दो पेजेस में यानी टेबल्स पढ़ने 21.5 एंड 21.6, अगर आपको इन दो टेबल्स के अंदर कोई आपको इशू
फेस होता है, कोई पॉइंट समझ नहीं आता, कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज समझ नहीं आता, तो प्लीज आप आके मुझसे पूछ लीजिएगा। आप नहीं पूछेंगे मुझसे तो मुझे लगेगा इस तरह से कि आपको सारा समझ आ गया है। ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। और ये पूरी चीज जो है, ये पूरी चीज जो है ये आपने पढ़नी है। ठीक है, तो इस चीज को ज़हन में रखेंगे। ये चीज आप मैं आपको ग्लो करवा रहा हूँ, देखो वाह, ग्लो भी हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप ज़हन में रखेंगे, इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप जो है इसमें से कोई लाइन, कोई वर्ड अगर आपको समझ नहीं आता तो आप काइंडली उसे पूछ लें मंडे वाली क्लास में। अदरवाइज मंडे वाली क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 4। ठीक है, यूनिट नंबर 4 इज ऑपरेशंस, जिसमें से बहुत एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन आती है पेपर के अंदर, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, कजन डायग्राम ऑफ डिसीजन ट्री। ठीक है जी, तो ये मैंने काफी इसको कर दी है, जानबूझ करवा दी है, तो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, जाएं आप लोग, एंजॉय करें, हैव फन, हैव अ गुड फाइनल डे एट कंजोटिका। और कीजल झील में आप लोग मजे करिएगा, जाके डुबकियां शुबकियां लगाइएगा अगर इजाजत मिल जाए। ठीक है, स्टे सेफ, जाएं, एंजॉय करें।